मेटल सरफेसेस एंड वर्क फंक्शन। देखिए हम बढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमने क्या सीखा? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को पढ़ लिया, दूसरा क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी को पढ़ लिया, तीसरा आप क्या पढ़ रहे हैं? वर्क फंक्शन को पढ़ रहे हैं। ये चीजें धीरे-धीरे मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मेटल सरफेस और वर्क फंक्शन, हर मेटल सरफेस का अपना वर्क फंक्शन होता है, पहले जान लीजिए। हर मेटल सरफेस का अपना वर्क फंक्शन होता है। तो आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, कोई भी मेटेलिक रॉड ले लीजिए, कोई भी मेटेलिक रॉड ले लीजिए, हम जानते हैं कि मेटल में क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडमली मोशन करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं और अपनी एनर्जी को लॉस भी करते हैं। तो क्या वे इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से, यानी कि मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ सकते? आना तो चाहिए, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कोलिजन के कारण सफिशिएंट एनर्जी प्राप्त करते होंगे और बाहर चले आते होंगे। लेकिन क्या होता होगा दोस्तों, जैसे ही ये बाहर आता है, ये जो मेटल सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है और इस बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन को पुनः, वही जैसे नाली का कीड़ा जो होता है पुनः नाली में चला आता है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन को पुनः खींच लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन पुनः कहाँ चला आता है? मेटल सरफेस में चला आता है। फिर वहीं रैंडमली मोशन करता है, एक दूसरे के साथ टकराता है। ये चाहता है इस नाली से बाहर निकलना, इस नाली से बाहर निकलना चाहता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बाहर निकल पाए। आप सब अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी वो पावर नहीं है कि आप उससे बाहर निकल पाएँ, या कह सकें अभी उतनी क्षमता नहीं है कि चीज़ों को आप आसानी से हैंडल कर पाएँ और अपनी एक लेवल और स्टैंडर्ड बना पाएँ। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और उतना सफिशिएंट एनर्जी गेन करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी परेशानियों और सामाजिक रूढ़िवादिताओं से ऊपर उठ सकें और अपने जीवन को बहुत ही बेहतर और सक्सेसफुल बना सकें। तो यही चाहता है इलेक्ट्रॉन भी, यहाँ से निकलना चाहता है, फालतू का रैंडमली मोशन कर रहा है। तो यहाँ से निकलने के लिए उसे क्या चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सफिशिएंट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा चाहिए, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकाल दे। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के साथ किससे बंधे हैं? पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है एटम का, उससे बंधा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर इसे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए, तो ये क्या करेगा? उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करके अपनी अपनी ज़िंदगी बना लेगा और निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों? तो यहीं पर यहाँ लिखा है कि अगर मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वे बहुत तेज मूव भी करते हैं, तो वे मेटल सरफेस से एस्केप क्यों नहीं हो जाते हैं? बाहर क्यों नहीं निकल जाते हैं? तो वही मैंने बताया दोस्तों, जैसे ही ये निकलेगा, ये पॉजिटिव कर्नल की तरह बिहेव करेगा और तुरंत इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पुनः इसी में चला आएगा। तो इसे बाहर निकालने के लिए उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर काम न करे और ये इससे बहुत दूर हो जाए। तो दोस्तों, यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही हर मेटल सरफेस का अपना अलग-अलग होता है और यही आगे चलकर क्या रूप ले लेती है? वर्क फंक्शन का रूप ले लेती है। ठीक है दोस्तों? वर्क फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि मिनिमम एनर्जी, कितनी कम से कम एनर्जी आवश्यकता है, कितनी कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, वही उस मेटल सरफेस का क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन कहलाता है। वही उस मेटल सरफेस का क्या कहलाता है दोस्तों? वर्क फंक्शन कहलाता है। अच्छा, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ही क्यों है? इसीलिए है, अगर एनर्जी नहीं देंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर ये जो मेटल सरफेस है वो पुनः खींच लेगा। ठीक है दोस्तों? उससे ओवरकम करने के लिए, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, पार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेस एनर्जी देनी पड़ेगी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देना पड़ेगा, और जो हम तभी हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएँगे। तो जितनी कम से कम ऊर्जा देनी पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस यानी धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए, वही क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्क फंक्शन कहलाती है उस धातु की, मेटल की। अच्छा, एक चीज और देखिए, हर मेटल की अपनी पॉजिटिव
जो ताकत है वो अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, हर मेटल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अलग अलग लग रहा है। इसीलिए अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो वर्क फंक्शन है वो केवल और केवल मेटल सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो सीजियम का मेटल है या फिर सोडियम का मेटल है। ठीक है दोस्तों, नेचर मेटल सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वर्क फंक्शन है इसे हम फाई से डिनोट करते हैं और सामान्यतः इसको हम किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है दोस्तों 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। क्या होता है? 10 घाते माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक तरीके से हम देखें एनर्जी का ही यूनिट है, एनर्जी का ही मात्रक है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। वर्क फंक्शन दोस्तों आपको समझ में आ गया, कितना कम से कम एनर्जी की आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, वही उस मेटल सरफेस की वर्क फंक्शन कहलाती है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगर अभी तो मैंने बताया कि एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी देने के लिए 3-4 तरीके होते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं उसको। अगर हम एनर्जी को प्रोवाइड करें हीट के द्वारा, उस मेटल सरफेस को गर्म करें नीचे स्टोव लगाकर, या फिर आजकल तो गैस सिलेंडर की कमी पड़ी हुई है, कहाँ इससे कौन कौन गर्म कर रहा है, तो हीट के माध्यम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? थर्मियोनिक एमिशन। क्या कहेंगे दोस्तों? थर्मियोनिक एमिशन। क्योंकि जैसे हीट हम प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी को, हीट एनर्जी को, और अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम कर कर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके वो मेटल के सरफेस को छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को लाएं, उसी पर टक्कर मरवा दें, तो क्या होगा? ये मोमेंटम अपना और एनर्जी अपना इंपार्ट करेगा, उसे प्रोवाइड करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल सरफेस को छोड़ देगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे उस मेटल के बीच में, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। एक ये तरीका हो गया। चौथा, जो हमें पढ़ना है वो है फोटो एमिशन। फोटो एमिशन किसके द्वारा होता है? लाइट एनर्जी। जब हम लाइट को फॉल कराते हैं उस मेटल सरफेस पर, और वो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने सतह को, मेटल सरफेस को एस्केप कर जाएं, अपने मेटल सरफेस से एस्केप कर जाएं, वही क्या घटना कहलाती है? फोटो एमिशन कहलाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो तरीका है इसको हम फोटो एमिशन कहेंगे। लाइट एनर्जी के द्वारा अगर हम फोटो एमिशन करवा रहे हैं तो उस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन में यही बात रखी जाती है कि जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स निकलवा रहे हैं या निकालना चाहते हैं मेटल सरफेस से बाय यूजिंग लाइट रेज, प्रकाश की किरणों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल दें मेटल सरफेस से, उसे हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों? ये जो लाइट रेज आ रही है, यानी कि लाइट एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अरे भाई, सोलर सेल आप देखे होंगे तो उस पर लाइट पड़ती है, तो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? घर में बिजली दौड़ने लगती है, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इतना तो बात समझ में आ गया। देखिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हमने 4 चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें है दोस्तों, पहला है इंटेंसिटी, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा है उनके बीच का कंपैरिजन, और चौथा है जो दोस्तों वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के बाद मैंने बताया कि कितने तरीके के एमिशन हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस मेटल सरफेस को। अब हम बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाली है, आप इसे जरूर अच्छे से समझिए। यहीं पर मिस्टेक होता है और यहाँ से बहुत ही सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या होती है, ये देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा यानी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी एस्केप करेगा, बाहर निकलेगा, जब जो लाइट रेज हम फॉल करा रहे हैं उसकी जो एनर्जी होगी वो उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो या तो फिर उससे ज्यादा हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है?
अगर मैंने अभी पहले बताया था कि वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन हमने बताया था दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कितनी कम से कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, कितनी कम से कम एनर्जी की आवश्यकता जो जरूरत पड़ती है हमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, कम से कम एनर्जी। और यहाँ पर यही बात मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एनर्जी जो होना चाहिए फोटॉन की, जो हम लाइट रेज गिरा रहे हैं, फॉल करा रहे हैं मेटल सरफेस पर, और उस लाइट रेज में क्या है, फोटॉन है, और उस फोटॉन की जो एनर्जी होनी चाहिए वह वर्क फंक्शन के या तो बड़ा होना चाहिए या तो वर्क फंक्शन के बराबर होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना घट सकती है, घटित हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। और इस केस में भी अगर फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो या तो उससे अधिक हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और इसमें भी क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, लेकिन निकले ही ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं कि फोटॉन की एनर्जी, आपने तो इतना कंडीशन ये वाला बना के रखा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा हो सकता है उसके पास कुछ एनर्जी हो, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला हो वैसे ही वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर जाए, कोलिजन करके अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा। जब लूज कर देगा तो कहाँ से निकल पाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है दोस्तों, आप याद रखिएगा, फोटॉन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट, यही बात लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इजेक्ट, ऐसा बात नहीं कही जा सकती। तो असर्शन रीजन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा एलटी ग्रेड में काफी असर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन को अब घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं एनर्जी या फोटॉन क्या होता है दोस्तों। देखिए, एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू, या हम एफ लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एच एफ। और ये जो वर्क फंक्शन है ये भी तो एनर्जी ही है, क्योंकि हम इसकी कंपैरिजन किससे करा रहे हैं, फोटॉन की एनर्जी से करा रहे हैं, तो इसको भी हम किसके रूप में लिखेंगे, एच एफ नॉट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, दोनों प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, ये भी एनर्जी को ही इंडिकेट करता है। क्या हो जाएगा, एच एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एफ नॉट, जहां से हमें ये कंडीशन मिलेगी, जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस फोटॉन की, जो फॉलिंग फोटॉन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब जो फोटॉन गिर रहा है मेटल सरफेस पर, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, या तो ज्यादा हो या तो उसके बराबर हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये जो एफ नॉट है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और यही मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर फॉल होती है, इससे कम फ्रीक्वेंसी की फोटॉन अगर मेटल सरफेस पे गिरेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना नहीं शो होगी। तो अगर हम दोस्तों देखते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा, न्यू बराबर सी बाई लेमडा, तो सी बाई लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यही बदल देते हैं तो सी बाई लेमडा नॉट हो जाता है। और यहां से आप देख पाएंगे कि लेमडा नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेमडा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट का वेवलेंथ होना चाहिए वो लेमडा नॉट से क्या होना चाहिए, या तो बराबर हो या तो उससे कम हो। इसी लेमडा नॉट को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। अगर आप बीएचयू एमएससी का एग्जाम देंगे या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का यूजी पीजी का एग्जाम देंगे, वहां पर ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड पूछे जाते हैं, जो कि हमारे यूपी टीजीटी साइंस का भी फेवरेट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा कर पूछना। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमेशा कितना होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, अधिकतम होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात जब भी आए तो आप अधिकतम याद किए रहिएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात जब भी आए तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा अगर लाइट फॉल हो रही है, अगर उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर हो या फिर उससे कम हो, तभी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना होगी, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गई हमारी कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 2-3 बार इसको आप देखिएगा और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं ये सारे जो नोट्स हैं, जो पीपीटी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा
मैथमेटिकल लिमिट्स एंड डिस्कवरी सेटअप। तो दोस्तों हमने कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमने पढ़ा। इसके पहले हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन क्या होता है, कितनी मिनिमम एनर्जी किसी मेटल सरफेस को दी जाए, कितनी मिनिमम एनर्जी किसी मेटल सरफेस को दी जाए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके, ताकि इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके, वही क्या है, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन को हमने बताया दोस्तों कि जब हम कंपैरिजन कराते हैं अपने इनकमिंग फोटॉन के से, तो वर्क फंक्शन को भी हम किस में लिख लेते हैं, HF0 में लिख लेते हैं। और यही F0 को हम क्या होता है, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है C बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है C बाई लेमडा। और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C बाई लेमडा नॉट। और ये H और गुणे C ये दोनों कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट एक तरीके से हो जा रहा है दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले ही। 12,400 क्या आता है, 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट इन एंगस्ट्रॉम। लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे कम की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये लेमडा नॉट सॉरी क्या है दोस्तों, वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ होना चाहिए लाइट रेडिएशन की, अगर इससे कम होगी या इसके बराबर होगी तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो होगा। तो ये लेमडा नॉट किसमें है, कभी कभी पूछता है लेमडा नॉट की वैल्यू दी गई होती है, कभी कभी सीधा सीधा वर्क फंक्शन पूछ लेता है कि भैया वर्क फंक्शन बताइए, तो सीधा यही लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट इन एंगस्ट्रॉम। और जो रिजल्ट आएगी हमारी, जो वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी वो किस यूनिट में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सबसे जो काफी देर से जिसकी भूमिका में बना रहा था, जिसकी आधारशिला में तैयार कर रहा था, वो टॉपिक आ गई है जो कि है हमारा खास तौर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने खोजा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोस्तों आइंस्टीन ने नहीं डिस्कवर किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले हर्ज ने डिस्कवर किया था। इसने डिस्कवर किया था दोस्तों, हर्ज ने 1887 या 86 के आसपास उन्होंने 1886 के आसपास हर्ज ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना को देखा, और उसी फिनोमिना का अध्ययन किया बाद में लिनार्ड ने उसी फिनोमिना का अध्ययन किया। लेकिन 1905 में क्या हुआ दोस्तों, आइंस्टीन ने उस फिनोमिना का एक थ्योरेटिकल प्रूफ दिया, और जिसके बेस पर 1920-21 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन बता दिए थे आइंस्टीन साहब ने कि भैया जो फोटो इलेक्ट्रिक में जो करामात हो रहा है वो मैं बता रहा हूं कैसे कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले हर्ज ने देखा था 1886 में, लेकिन उसकी थ्योरेटिकल प्रूफ आइंस्टीन साहब ने दिए थे, और जिसके कारण उन्हें 1920-21 में नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पर देख पाएंगे आप, यहाँ डायग्राम बहुत अच्छा सा मैंने लिया है आपको ताकि समझ में आए। ये जो है, ये मान लेते हैं दोस्तों 2 फोटॉन्स या लाइट रेज हैं, जिनकी फोटॉन की एनर्जी क्या है, एच न्यू है। क्या है, एच न्यू है। ये एच न्यू फोटॉन वाले एच न्यू एनर्जी का फोटॉन है इसमें, और ये फॉल कर रहा है इस मेटल प्लेट पर, इस मेटल प्लेट पर फॉल कर रहा है दोस्तों। जैसे ही ये फॉल करेगा, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये फोटॉन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, कोलिजन करेगा, और कोलिजन करने के बाद कुछ तो एनर्जी क्या होगी, इसकी खर्च हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर इस मेटल के सरफेस तक लाने में, यानी कि उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाएगी। बाकी एनर्जी जो होती है वो किस में चली जाती है, इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, यानी कि बाहर मूव कराने में, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्च हो जाती है दोस्तों। तो इसी तरीके से यही उनकी आइंस्टीन साहब की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन थी कि जो लाइट रेज आती है, जो लाइट रेज फॉल करती है किसी मेटल सरफेस पर, और उस लाइट रेज में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, अगर उस फोटॉन की एनर्जी इतनी है, कितनी होनी चाहिए, उसके इस मेटल सरफेस, इस मेटल के वर्क फंक्शन से या तो बराबर होनी चाहिए या तो फिर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा या बराबर है तो ये अपनी कुछ एनर्जीज को उस वर्क फंक्शन में खत्म कर देती है, और बाकी एनर्जी को इस काइनेटिक इस बाकी एनर्जी को इस
इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में खर्च हो जाती है, यानी कि बाकी एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च कर देती है। यही आइंस्टीन साहब ने कहा था। तो दोस्तों इसी का अभी हम और डिटेल में और फार्मूला वाइज हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस मैं एक इमेज के माध्यम से मैं इसे आपको बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। इसे आप जरूर सुनिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इन सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी, जीरो से, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम के बीच तक, जीरो से मैक्सिमम तक लाई करती है, जीरो से मैक्सिमम तक लाई करती है। जैसे एग्जांपल मानिए, मान लेते हैं कोई इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मान लेते हैं ये जो मेटल है दोस्तों, ये मेटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है। और ये जो लाइट निकल रही है, जो लाइट फॉल कर रही है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोनिक एनर्जी है, यानी जो फोटोन फॉल कर रहे हैं उसके पास कितनी एनर्जी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना तो होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका खर्च हो जाएगा वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्च हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे ही ये ओवरकम हुआ, और ओवरकम होने के बाद इलेक्ट्रॉन जैसे ही सरफेस के पास पहुंचा, वैसे ही उस इलेक्ट्रॉन की टक्कर दूसरे इलेक्ट्रॉन से हो गई, और वो वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरी तरीके से रुक गया, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जीरो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर मान लेते हैं कि यही इलेक्ट्रॉन जो है, अगर कोलिजन न हुआ होता किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी लेकर ये इस प्लेट की तरफ बढ़ता, और जो कि हमारा क्या होता, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता, क्योंकि इसकी कोई भी कोलिजन नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जीरो से मैक्सिमम तक काइनेटिक एनर्जी लाई करती है और रहती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये इमेज थोड़ा ऐसे बना दीजिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन करने के बाद कम थी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे यहाँ तक पहुंच जाएंगी, इस प्लेट तक। और क्या होगा, इस वायर के जरिए एम्पियर में करंट शो होने लगेगा। तो दोस्तों ये जो पोटेंशियल है, ये जो दबे कुचले इलेक्ट्रॉन थे, जिनकी एनर्जी बहुत कम थी, या जो आधे रास्ते ही पहुंच पा रहे थे, अब वो क्या होंगे, पूरी की पूरी इस प्लेट तक पहुंच पाएंगे, और टोटल करंट जितना होना चाहिए वो टोटल करंट शो करेंगे। और इसी करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। यानी कि दोस्तों शुरुआत में क्या था कि जब बैटरी नहीं लगी थी, 1 मिनट आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, जब बैटरी, मान लीजिए कि बैटरी हमने नहीं लगाया है, मान लीजिए दोस्तों ये बैटरी हमने नहीं लगाया है। जब बैटरी हम नहीं लगाए रहेंगे तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन फॉल कर रहा है इस मेटल सरफेस पर, जिसकी वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर जाए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हो सकता है वो उसकी वेलोसिटी यहीं पर रह जाए, जीरो हो जाए। मान लेते हैं कि थोड़ा सा कोलिजन करे, थोड़ा टकरा कर निकले, तो थोड़ा सा ही वेलोसिटी उसके पास हो, थोड़ा सा ही काइनेटिक एनर्जी हो, यहीं आकर रुक जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि 20 फोटोन इस पर फॉल किए हैं, कितने, 20, तो निकलने तो चाहिए थे कितने, 20 फोटोन फॉल किए हैं, निकलने तो चाहिए थे 20 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ तक कितना पहुंचा, मान लेते हैं 10 ही पहुंचा। क्यों, क्योंकि बाकी के पास पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी नहीं थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो जो करंट्स बिना, जब पोटेंशियल जीरो था, ईएमएफ जीरो था, तो करंट जो मिला वो स्वयं के वजह से मिला है,
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जो इस प्लेट तक पहुंच जा रहा था, उसके वजह से ये एनर्जी मिला, ये करंट मिला। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये ईएमएफ लगा देते हैं। अब ये पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये जो दबे कुचले और जिनके पास कम काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या करेगा, इस प्लेट की तरफ आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी 20 के 20 इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, 20 के 20 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंच जाएंगे और उस समय क्या होगी, हमारी करंट जो मिलेगी उसी को हम कहेंगे सेचुरेशन करंट। क्या कहेंगे दोस्तों, सेचुरेशन करंट कहेंगे। फिर हम चाहे जितना ईएमएफ बढ़ा लें, सेचुरेशन करंट यानी करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट थी। साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। वो पोटेंशियल, वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, वही क्या कहलाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर यहाँ पर देखिए आप, इसकी टर्मिनल को बदल दीजिए। अगर हम इस बैटरी के पोलैरिटी को बदल दें, इस बैटरी के पोलैरिटी को बदल दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा तो क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज होते हैं, ये भी निगेटिव रिपल करेगा। अब धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। इसकी पोटेंशियल निगेटिव में बढ़ रही है दोस्तों, निगेटिव में बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पहले 10 इलेक्ट्रॉन स्वयं से पहुंच जा रहे थे, अब उसमें से 5 ही पहुंचेगा। इसीलिए हमें करंट क्या मिला, और कम मिला। और फिर और इतना पोटेंशियल बढ़ा दिए कि जो सबसे तगड़ा था, जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसी मेटल सरफेस के पास उसको चिपका दिए। कैसे, निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर। तो क्या होगा दोस्तों, अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो नहीं करेगा। इस पर, जिस पोटेंशियल पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाए, वही पोटेंशियल क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ही जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि किसके बराबर होती है, ई भी नॉट के बराबर होती है। क्या होती है, ई भी नॉट के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि ये जो बैटरी है इस उस इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और हम जानते हैं V इक्वल्स टू होता है W/Q, यानी कि W इक्वल्स टू होता है E इंटू भी। Q क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, E इंटू भी। तो यही वर्क उस इलेक्ट्रॉन में स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और जो क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है और आ जाता है वैल्यू क्या होता है दोस्तों, E V नॉट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम V नॉट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो भी, उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कॉन्सेप्ट थी। क्या कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया। एक तो बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसकी खोज हर्ज ने किया था 1886 में, और उसके बाद में उसका गहन अध्ययन किसने किया, लेनार्ड ने, लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आइंस्टीन साहब ने उसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया, 1920-21 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और साथ में ये मैंने बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी निकलते हैं, वो ये जरूरी नहीं कि सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर ये चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन फॉल हो रहा था, तो भाई सेम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके आपसी कोलिजन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज होती है, वो 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक होती है। ठीक है दोस्तों, और जो काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उतना पोटेंशियल लगा दें कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव में ही होता है, उतना नेगेटिव पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दे, वो क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है दोस्तों। जिस पर काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की हो, वो क्या हो जाए, ई भी नॉट के बराबर हो जाए, यानी कि टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, लगभग मैंने काफ़ी कवर कर दिया है, और इसमें ये जो स्लाइड वाली एक पार्ट बची है, इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तात्क्षणिक प्रोसेस है। जैसे फोटोन गिरा नहीं, इलेक्ट्रॉन इमिट कर गया, फोटोन गिरा नहीं, इलेक्ट्रॉन इमिट कर गया। तो दोस्तों ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई भी समय का अंतर नहीं होता। फोटोन ऊपर से आया, इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही टच किया, नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर,
ठीक है दोस्तों। और ये कितने समय में फोटॉन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये 10 घाते ऋण 9 सेकंड से भी कम समय में होता है। इसीलिए हम इसके टाइम क्या कहते हैं कि नो टाइम लैग बिटवीन द फॉलिंग ऑफ फोटॉन्स एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों। और आप जानते हैं कि अगर लाइट वेव होता तो वेव में क्या होता है, वेव में लहर होती है, यानी कि वेव फ्रंट होती है। ठीक है दोस्तों। और वेव फ्रंट क्या होती है, वो एनर्जी लिए रहती है। तो एक लहर आई, एक वेव फ्रंट आई, इलेक्ट्रॉन को भाई एनर्जी दी। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, फिर दूसरा कुछ देर बाद आएगा, तीसरा कुछ देर बाद आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस होगी एनर्जी को गेन करने में और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने में। ये कॉन्सेप्ट कौन कहता है, ये वेव कहती है। वेव कॉन्सेप्ट यही कहती है, वेव थ्योरी यही कहती है कि भाई कोई ना कोई टाइम लैग तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो टाइम लैग ही नहीं है। इसीलिए वेव नेचर, वेव थ्योरी जो है लाइट की, वो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को प्रूफ नहीं कर पाई। ठीक है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, कितना फोटॉन गिरा, ठीक है दोस्तों, उसके बदले कितना इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि आउटपुट। एफिशिएंसी कैसे दिखाते हैं, आउटपुट बटे इनपुट। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और कितना फोटॉन फॉल किया, उसका जो रेशियो होता है दोस्तों, वो कांस्टेंट होता है 10 घाते ऋण 3, 10⁻³ या -4 ऐसे आता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी -5 भी रहता है, जैसा प्रयोग हो। ठीक, यानी एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम 1000 फोटॉन्स चाहिए। 1000 फोटॉन आएगा और तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा दोस्तों, यानी कि 1000 फोटॉन फॉल करेगा मेटल सरफेस पर, उसमें से केवल फोटॉन एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, बाकी सब खर्च हो जाते हैं, कुछ हवा बीच में ही रुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। इसलिए जो एफिशिएंसी है वो क्या बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम 1000 फोटॉन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर एक चीज और नोट में लिखी गई है दोस्तों कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इफ फ्रीक्वेंसी इज बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, तो चाहे जितना जी तोड़ मेहनत कर ले, चाहे जितना माथापच्ची कर ले, चाहे जितना उसकी इंटेंसिटी को हम दुगुना चौगुना 10 गुना कर ले, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन साहब के बारे में मैंने बताया, उन्होंने थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि खोजा गया था हर्ट्ज के द्वारा 1887 में या 86 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप देख पाएंगे आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था। इन्होंने मान ही लिया था एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, जो फोटॉन है वो बेशर्म नहीं है भाई। ठीक है, जैसे एक ही शादी करने का प्रावधान होता है, आज अब तो धीरे धीरे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है, एक ही शादी का प्रावधान है, तो एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि 2 फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बेशर्म नहीं है भाई। 2 फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और दो इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन के जरिए इजेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, 2 फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और या 2 इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो नेचर हमेशा बहुत ही विधिवत काम करती है। ठीक है, उसे हम मनुष्य क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ दे रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जिसके वजह से परेशानियां किसको अल्टीमेटली झेलना पड़ रहा है, इंसानों को ही झेलना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइंस्टीन साहब कहते हैं, वो मान लिए, वो आइडियल कंडीशन मानते हैं, और अपना आइडियल कंडीशन मानकर ही अपनी इक्वेशन को वो देते हैं। और आइडियल कंडीशन क्या कहता है कि कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जब कोई भी कोलिजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, कोई भी कोलिजन नहीं होगा जब, तो जो भी फोटॉन आएगा एक उस संबंधित इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है,
उस संबंधित इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको वहां से बाहर निकालेगा। ये देखिए, ये बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 3 फोटॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, यही आइंस्टीन साहब की गुणा गणित थी। देख लेते हैं क्या हुआ। ये जो मेटल है इसका अपना वर्क फंक्शन है। ठीक, वर्क फंक्शन समझ में आता है, क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन को उस संबंधित मेटल सरफेस से बाहर निकाला जा सके। अब इसमें से क्या होगा, आइंस्टीन साहब कहते हैं कि जो फोटॉन फॉल हो रही है उसकी कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, जिसे कहते हैं वशीभूत करने में, या वर्क फंक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च हो जाती है। और जो बची हुई एनर्जी होती है वो दूसरे पड़ोसी को नहीं देगा, वो बची हुई एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करता है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटॉन। तो ये जो फोटॉन है अपनी कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के रूप में खर्च कर देता है, अब बाकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करता है। यानी कि जो फोटॉन है वो अपनी एनर्जी को वर्क फंक्शन के रूप में खर्च करता है और साथ में जो बची हुई एनर्जी होती है उसी के जरिए काइनेटिक एनर्जी को दौड़ाता है, उसी के जरिए इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत है, आप सबका एग्जाम है, इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि डेली वीडियो अपलोड किया करूं। तो यहाँ से अगर आप ये समझ गए हैं कि जो फोटॉन होता है यही कंडीशन है, इसको अगर जो समझ में आ गया, जिस कैंडिडेट को ये सारी चीजें समझ में आ गई, खास तौर पे इसमें एक पॉइंट, ये कई सारे फार्मूले हैं लेकिन इसमें मैं एक फार्मूले को मैं बस याद करने के लिए आपको कह रहा हूं कि जो फोटॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी खर्च होती है उस मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्च हो जाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के बराबर होती है। यहाँ पर आप देखिए फार्मूला है, फोटॉन की एनर्जी जो होती है अभी क्या होती है, एच न्यू होती है, एच एफ या एच न्यू बोल लें, और फाई को हम क्या कहते हैं, फाई ही लिख दें, और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत गर्मी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यहाँ पर विशेष समझने वाली बात बस यही थी, यही इक्वेशन जो याद कर लेगा, यही इक्वेशन जो समझ लेगा कि जो इनकमिंग फोटॉन है उसकी कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है उस मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, बाकी एनर्जी क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में खर्च होती है। तो दोस्तों ये जो फोटॉन की एनर्जी है, ई फोटॉन प्लस फाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि हाफ mv स्क्वायर मैक्स, और जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो क्या होती है, एच एफ, और एच एफ बराबर होता है सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। या तो हम कर लेते हैं ई फोटॉन बराबर क्या होता है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई वी नॉट के बराबर होती है। अभी मैंने पीछे बताया था आपको दोस्तों कि जो इतना स्टॉपिंग, जहाँ पे वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जहाँ पे वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यही पोटेंशियल अप्लाई किए थे, यही नेगेटिव पोटेंशियल होता है, यही पोटेंशियल अप्लाई किए थे, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी रुक गया था, और उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें चेंज हो गई थी, ई वी नॉट के बराबर हो गई थी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट लिख सकते हैं, और या तो ई फोटॉन को हम लिख लें एच एफ, और फाई को एच एफ नॉट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी लिख सकते हैं, या ई वी नॉट लिख सकते हैं। यहीं से हम ये लिख लेंगे एफ इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, एस सी बाई लेमडा, एस सी बाई लेमडा नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर मैक्स। अगर ये जो कॉन्सेप्ट और ये जो फार्मूला जो भी कैंडिडेट याद कर लेगा, बाकी फार्मूले वो चुटकियों में बना लेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था, ये आइडियल कंडीशन की बात कही जा रही है जिसमें कोई भी कोलिजन नहीं हो रही है, कोई भी टक्कर नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ई वी नॉट के बराबर होती है, या हम कह लेते जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, जो काइनेटिक एनर्जी फोटॉन की, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की होती है, वो जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बीच में लाई करती है, यानी 0 to ई वी नॉट के बराबर होती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ग्राफ से रिलेटेड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काफी सारे ग्राफ्स हैं, और उस ग्राफ के बिहाफ पर आपके एग्जाम में या तो क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उस ग्राफ को, जितने भी ग्राफ होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक में, मैं सारे ग्राफ को कवर कराऊंगा।
लेकिन दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में जो प्रैक्टिस जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पर अपनी समस्या रखिए। मैं उसे 100% उसका रिप्लाई दूंगा, जिससे आपकी हर समस्या का निदान हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।